Hello, good morning students. So today we are going to see a chapter 8. The chapter 8 name is A Shirt in the Market. So let's see what we have here in this chapter. This chapter tells us the story of a shirt. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. We shall see that a chain of market links to producer of the cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling takes place, but at every step in the chain, does everyone benefit equally from this, or do some people benefit more than others? We shall find out. अब देखिए यहाँ पे जो है शर्ट इन दी मार्केट चैप्टर में बेसिकली आप देखने क्या वाले हैं कि एक जो कॉटन की प्रोडक्शन हो रही है, यानी कॉटन की खेती से लेके एक शर्ट के बनने तक और उसके बाद उसके सेल होने तक की स्टोरी जो है बेसिकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और उसमें ये भी देखने वाले हैं कि क्या सभी लोग जो ये चीज़ की जा रही है इसका बेनिफिट जो है वो इक्वली सबको मिल पा रहा है या फिर नहीं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ अ कॉटन फार्मर इन द कुरनूल। अब एक कॉटन फार्मर है, यानी कि एक कॉटन किसान है जो कि कुरनूल में है, उसकी स्टोरी हम यहाँ देखने वाले हैं। स्वप्ना, अ स्मॉल फार्मर इन कुरनूल, grows a cotton on her small piece of land. The balls of the cotton plant are ripe and some have already burst. अब देखिए इसका एक कुरनूल में एक जो छोटा सा लैंड है जहाँ पे ये खेती करती है, उसमें उसने क्या उगाया है, कॉटन उगाया है। कॉटन की जो बॉल्स हैं वो पूरी तरह पक चुके हैं और कुछ जो हैं वो बर्स्ट भी हो गए हैं और कुछ अभी बर्स्ट होने के हैं। इस वजह से क्या है, स्वप्ना इस चीज़ में कॉटन को पिक करने में बिज़ी है, जो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो है एक साथ बर्स्ट नहीं होते बल्कि इसे सेवरल डेज लग जाते हैं हार्वेस्ट करने में। Once the cotton is collected, instead of selling it at कुरनूल कॉटन मार्केट, अब देखिए जब ये पूरी चीज़ें कलेक्ट हो गई तो इसे कुरनूल कॉटन मार्केट में सेल करने की जगह स्वप्ना और उसके हस्बैंड ने जो हार्वेस्ट किया था, बेसिकली हार्वेस्टिंग के लोकल ट्रेडर से अपनी क्रॉपिंग सीजन में जो भी कुछ उधार लिया था 2,500 रुपये, तो उस जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे था, सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, कल्टिवेशन के लिए उन्होंने जो पैसे उधार लिए थे, इसकी जगह उन्होंने क्या किया, अपने लोकल ट्रेडर को बेचने पे मतलब बेचने की कंडीशन पे थे, क्योंकि उसे जब वो पैसे दिए गए थे उधार तो एक कंडीशन पे दिए गए थे कि वो सारा कॉटन उसे बेचा जाएगा, तो ये उन्हें बेचना था। Cultivation of cotton requires a high level of input such as fertilizer and pesticides, and the farmers have to incur a heavy expenses on account of this. Most often, the small farmer need to borrow money to meet these expenses. Cultivation जो होता है कॉटन का, यानी कॉटन की खेती करना इतना ईजी नहीं है, इसमें कई तरह के काफ़ी हाई एक्सपेंसेस लग जाते हैं फॉर द इनपुट। जैसे कि अगर हम बात करें पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइज़र्स की, तो इन सारी चीज़ों में जो है खर्चा ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से काफ़ी जो गरीब फार्मर होते हैं उन्हें क्या करना होता है, उन्हें उधार लेना होता है, कुछ मनी बोरो करनी पड़ जाती है। एट द ट्रेडर्स यार्ड 2 of his men whiff द बैग ऑफ कॉटन एट प्राइस ऑफ ₹1,500 पर क्विंटल। अब देखिए ये जो इन्होंने निकाला है, अब इन्होंने क्या किया, 1,500 पर क्विंटल के हिसाब से कॉटन खरीद लिया है, जिसके करीब 6,000 रुपये बने थे। उसमें से ट्रेडर ने क्या किया, 3,000 रुपये अपना पेमेंट, जो उन्होंने लोन लिया था इंटरेस्ट के साथ, वो उसने ले लिया, यानी 3,000 रुपीज़ पूरे कलेक्ट कर लिए। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3,000 किसको मिले, ये 3,000 मिले स्वप्ना को, यानी स्वप्ना को सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे मिल रहे हैं, 3,000 रुपीज़। सो ट्रेडर ने क्या किया, कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। अब कॉटन के बारे में ट्रेडर क्या बता रहा है कि कॉटन जो है ये काफ़ी ज़्यादा चीप है और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए इसके इतने पैसे मिलेंगे। स्वप्ना ने कहा, आई हैव टोल्ड हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन एंड यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इन दिस टाइम। आई हैड होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस। और उसने बताया कि तुमने देखा है कि मैंने करीबन 4 महीने तक इस पर जो है इतनी मेहनत की है, और आप देख सकते हैं कि कॉटन कितना साफ़ है, तो कम से कम मैं उम्मीद करती थी कि मुझे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा स्वप्ना का कहना है। तो इस पर ट्रेडर क्या कह रहे हैं, Amma, I am giving you a good price. Other traders are not even paying this much. You can check at the Kurnool market if you do not believe me. अब ट्रेडर क्या कह रहा है कि अम्मा, मैंने आपको बहुत अच्छा प्राइस दिया है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप मार्केट में एक बार जाके देख लो कि उनको कितने प्राइजेस मिल रहे हैं। उनके कंपैरिजन में मैंने जो अमाउंट आपको पे किया है वो क्या है, ज़्यादा है। स्वप्ना, डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट यू, आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न इनफ
फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ। अब देखो, अब ये कह रही है कि आप गुस्सा मत होइए। स्वप्ना का कहना है कि आप गुस्सा मत होइए, मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ। मेरा बस ये कहना है कि मैंने उम्मीद की थी कि मैं इस कॉटन की क्रॉप से, यानी जो फसल उसने उगाई है, इससे मैं जो है कुछ पैसे ज़्यादा अर्न कर लूँगी, जिससे हम कुछ ज़्यादा समय तक रह सकेंगे अच्छे से। दो द स्वप्ना नोज दैट द कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट 1800 पर क्विंटल। यानी स्वप्ना का क्या सोचना था कि कम से कम जो है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था कि वो कितने रुपये में गया है, 1500 पर क्विंटल में गया है। इसका मानना था कि कम से कम 1800 पर क्विंटल के हिसाब से हो जाता। शी डजेंट आर्ग्यू फर्दर, द ट्रेडर इज़ अ पावरफुल मैन। क्योंकि ट्रेडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन था, तो उसने उसके साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया। इन द विलेज एंड द फार्मर हैव टू डिपेंड on him for loans, not only for cultivation but also to meet the other expenses such as illness, children's school fee. Also there is a time in a year when she have no work. Basically देखिए, वो उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकती थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फसल के लिए ही नहीं बल्कि अदर भी कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से उसे उससे क्या करना होता था, उधार लेना होता था। तो इन सारे, जैसे कि बच्चों की फ़ीस है, इलनेस है, अदर एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा कभी कभी उनके पास काम नहीं होता, तो जीने खाने के लिए जिन पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनसे उधार लेती थी। तो इस वजह से ये जो कुछ रीजंस हैं ये बहुत बड़े हैं इनके लिए। स्वप्ना अर्निंग फ्रॉम अ कॉटन कल्टिवेशन इज़ बेयरली मोर देन वॉट शी माइट हैव अर्न एज अ वेज लेबरर। स्वप्ना की अर्निंग जो थी कॉटन कल्टिवेशन से, ये बहुत ही बेयरली, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, थोड़ी ज़्यादा थी जितना वो डेली वेज लेबर पे काम करती है। द क्लोथ मार्केट ऑफ द इरोड। अब द क्लोथ मार्केट के बारे में हम देखेंगे। इरोड्स बाई वीकली क्लोथ मार्केट इन तमिलनाडु इन वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन दी वर्ल्ड। अब देखिए, इरोड भी जो है ये बेसिकली ये सबसे बड़ा क्लोथ मार्केट है तमिलनाडु का, जो कि कॉटन क्लोथ मार्केट के नाम से वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। और इस मार्केट में जो है बहुत ही लार्ज वेराइटी की क्लोथ जो है क्या किए जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं। क्लोथ दैट इज मेड बाय वीवर्स इन द विलेज अराउंड इज ऑल्सो ब्रॉट हियर फॉर अ सेल। अब इसके अलावा देखो क्या, क्लोथ जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं बाय द वीवर, ये काफ़ी बड़े अमाउंट पे, और भी दूसरे व्यूवर्स की अगर हम बात करें तो उससे ज़्यादा में बना के सेल किए जाते हैं। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेस ऑफ अ क्लोथ मर्चेंट हु बाय दिस क्लोथ। अदर ट्रेडर फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेज क्लोथ इन दिस मार्केट। इसके अलावा अगर हम क्लोथ मार्केट की बात करें तो और भी जो क्लोथ मर्चेंट्स हैं वो आके यहाँ पे क्या करते हैं, साउथ इंडिया की इस टाउन से बेसिकली क्लोथ्स को परचेज करते हैं। On market days, you would also find a weaving bringing a cloth that has been made on order from the merchant. This merchant supply cloth on order to garment manufacturer and exporter around the country. They purchase the yarn and give the instruction to the weavers about the kind of cloth that is to be made. In the following example, we can see हाउ इज़ दिस डन। अब देखिए, अब अगर इन दिनों की हम बात करें तो जो भी वीवर्स हैं जो कि क्लोथ बनाते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं, तो बेसिकली एक मर्चेंट सप्लाई के बारे में कहानी हम जानने वाले हैं कि कितने तरह से वो उसे खरीदते हैं, उसके बाद वीव करते हैं, देन वो जो है कॉटन की क्लोथिंग जो है रेडी होती है और उसके बाद उसे सेल किया जाता है। ये पूरी स्टोरी हम समझेंगे। पुटिंग आउट अ सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग अ क्लोथ एट होम। अब देखिए कैसे किया जा रहा है। The merchant distributes the work among the weaver based on the order he has received for a cloth. अब देखिए, मर्चेंट क्या करते हैं, सारा वर्क जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वीवर को अकॉर्डिंगली, जैसा भी उन्हें ऑर्डर मिलता है। द वीवर गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई द क्लोथ। अब क्या करते हैं, जो वीवर्स क्या करते हैं, ये जो कॉटन होता है बेसिकली ये उनसे लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें क्लोथ बना के सप्लाई करते हैं। फॉर द वीवर द अरेंजमेंट सीमिंगली हैज़ द टू एडवांटेज। The weaver do not have to spend their money on purchase of yarn, and also the problem of selling the finished cloth is taken care of. Weavers know from the outset what cloth they should make and how much of it it's to be woven. अब देखिए बेसिकली यहाँ पे वूवर्स के भी दो फ़ायदे होते हैं इनके एडवांटेज को। पहली चीज़ तो इन्हें कॉटन को ख़रीदना नहीं होता है, उसके बाद इसके जो कपड़े बने ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि कितना बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, तो अकॉर्डिंगली इन दो प्रॉब्लम से बचे होते हैं। However, this depends on the merchant both for a raw material and market, means that the merchant have a lot of power and they give order for what is to be made and they pay a very low price for making of the cloth. इसके हिसाब से क्या है, मर्चेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है
और काफ़ी ज़्यादा पावर है उसके पास, इस हिसाब से वो पूरा मार्केट जो है क्या है अपने हिसाब से मेंटेन कर रहा है। लेकिन जो इन्हें पैसे कपड़े बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं वो क्या है, काफ़ी लो प्राइस है। द वीवर्स हैव नो वे ऑफ, और जो वीवर्स हैं उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, knowing who they are making the cloth for and what price it will be sold, मतलब ये किसे बेचने वाले हैं या किस प्राइस पे बेचने वाले हैं, इन बातों से क्या इन्हें कोई मतलब नहीं है। एट द क्लोथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लोथ टू द गारमेंट फैक्ट्री, इन दिस वे द मार्केट वर्क मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट। अब देखिए अगर हम क्लोथ मार्केट की बात करें तो मर्चेंट जो है ये सेल को क्लोथ करते हैं गारमेंट फैक्ट्रीज़ को, और इस तरह से मार्केट में मार्केट में क्या है, ये मोर फेवर होता है मर्चेंट के लिए। Weavers invest all their saving or borrow money at a high interest rate to buy a looms, and each loom cost a 20,000. So a small weaver with a 2 loom has to invest a 40,000. The work on these looms cannot be done alone. The weaver and the other adult member of his family work up to 12 hours a day to produce a cloth. For all this work they earn about 3,500 rupees per month. यानी लूम पे काम करना होता है, और लूम पे काम करने लूम का एक कॉस्ट क्या होता है 20,000, यानी 2 लूम्स के कॉस्ट होंगे 40,000 रुपीज़। और इस तरह से जो है इस पर काम भी अकेले नहीं कर सकते, इस पर एक और अडल्ट पर्सन के साथ काम करना ज़रूरी है, और ये कम से कम 12 घंटे काम करते हैं, और जिसमें भी इन्हें कितना मिलता है, सिर्फ 3,500 रुपये पर मंथ। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट दिस सिस्टम। ये जो अरेंजमेंट है मर्चेंट से लेके वीवर के बीच में, ये पुटिंग आउट दिस सिस्टम है, वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट। जहाँ पे मर्चेंट क्या कर रहा है, एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है और वो फिनिश प्रोडक्ट उसे मिल रहा है। इट इज़ प्रीवैलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। और ये क्या है, ये प्रीवैलेंट है इन अ वीविंग इंडस्ट्री बहुत सारी रीजन ऑफ इंडिया में। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब देखिए एक गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है दिल्ली में, जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। द इरोड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लॉथ टू मेक अ शर्ट। अब देखिए जो दो इरोन मर्चेंट है इन्होंने सप्लाई किया है कुछ कॉटन क्लॉथ का, जिससे वीवर्स क्या कर रहे हैं, गारमेंट बना के दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, गारमेंट फैक्ट्री में। अब यहाँ पे गारमेंट देखिए बताया गया है, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज़ द क्लॉथ टू मेक द शर्ट। अब गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री क्या कर रही है, इस क्लॉथ का यूज़ कर रही है शर्ट बनाने के लिए। द शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन बायर्स। और ये जो शर्ट बन रही है ये किसे एक्सपोर्ट की जाएगी, फॉरेन बायर्स को एक्सपोर्ट की जाएगी। अमॉन्ग द फॉरेन बायर्स आर द बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप हु रन द चेन ऑफ स्टोर्स। ये जो हम बात करें फॉरेन बायर्स की, सभी बिजनेस पर्सन में से हैं जो कि यूएस और यूरोप के बहुत बड़े चेन रन करते हैं चेन स्टोर्स को, यानी उनके कई सारे क्या हैं, शॉप्स हैं। दिस लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स। और ये जो लार्ज स्टोर्स हैं ये बिजनेस करते हैं का अपने ओन टर्म्स पे, यानी इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं। दे डिमांड द लोएस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर। और ये जो है ये बहुत ही कम पैसे में जो है आप सप्लायर से अपनी चीज़ों की डिमांड करते हैं। इन एडिशन दे सेट अ हाई स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवर। और इसके अलावा क्या है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन एक्सपेक्ट करते हैं और काफ़ी टाइम पे डिलीवर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बदले क्या हो रहा है, बेसिकली उनको बहुत कम लो वेजेस दिया जा रहा है, काफ़ी कम पैसों पे काम करवाया जा रहा है। एनी डिफेक्ट्स और डिले इन डिलीवरी इज़ डील्ड विथ स्ट्रिक्टली। कोई भी डिफेक्ट हो या डिले हो डिलीवरी में, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको डील करते हैं। मतलब जो काम जितने समय के लिए बोला गया है उतने समय पे करके रेडी होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो क्या होता है, बेसिकली वो इसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली डील करते हैं कि इतना लेट क्यों है या पावर क्या है। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज टू हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दिस पावरफुल बायर्स। तो जो भी एक्सपोर्टर है वो बेसिकली क्या करते हैं, अपना 100% लगा के अपना पूरा ट्राई करते हैं कि जितना डेडलाइन दिया गया है, जितना भी टाइम बताया गया है, उसके पहले अपना काम जो है क्या करें, फिनिश कर दें।
Faced with such pressure from the buyer, the garment exporting factory in turn try to cut cost. They get the maximum work out of the workers at the lowest possible wages. This way they can maximize their own profit and also supply the garments to the foreign buyers at a cheap price. इसके साथ साथ क्या है, इन्हें बहुत सारा प्रेशर भी होता है बायर्स की तरफ से, जो भी गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि कॉस्ट जो है उसका कम कर सकते हैं और भी ज़्यादा कम करें. फिर दे गेट अ मैक्सिमम वर्क फ्रॉम दी वर्कर्स एट द लोएस्ट प्राइस, यानी कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल लें. और इस तरह से क्या होता है, वो अपना ओन प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें, ताकि फॉरेन बायर्स जो है वो अगर कम में भी ख़रीद रहे हैं या वो जो भी रेट में खरीदें तो बेसिकली उनके पास क्या हो, मोर प्रॉफिट हो. इस पर्पज़ से the impacts of a garment factory has a 70 workers. Most of them are women and most of these workers are employed on a temporary basis. अब देखिए, जो एक इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे 70 वर्कर हैं, जिसमें से बहुत सारी क्या है, औरतें हैं, और उनमें भी कई सारे लोगों को क्या रखा गया है, टेम्परेरी बेसिस पे रखा गया है. दिस मीन्स दैट वेन एवर द एम्प्लॉयर फील्स दैट अ वर्कर इज़ नॉट नीडेड द वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव. यानी इस टेम्प्रेरी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें वर्कर की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, वो वर्कर को कह सकते हैं कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मतलब आपको काम छोड़ना पड़ेगा. वर्कर वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स. और वर्कर की जो वेजेस हैं वो कैसी हैं, फिक्स हैं उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग. द हाइस्ट पेड अमॉन्ग द वर्कर आर दी टेलर हु गेट अबाउट द 3000 रुपीज़ पर मंथ. और सबसे ज़्यादा पैसे किनको मिलते हैं पूरे वर्कर्स में से, टेलर्स को, जो कि 3000 रुपीज़ पर मंथ होते हैं. वुमेन आर एम्प्लॉयड एज अ हेल्पर फॉर अ थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग. और जो वुमेन्स होती हैं ये कैसे किन चीज़ों के लिए एम्प्लॉयड होती हैं, कि जैसे थ्रेड कटिंग है, बटन करना है, आयरन करना है या फिर पैकेजिंग करनी है, इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें रखा जाता है, जो कि काफ़ी लो वेजेस पे होते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेमेंट ऑफ वर्कर पर मंथ डिसाइड की गई है, जैसे ये शो किया गया है कि टेलर को 3000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है, आयरनिंग के लिए 1.5 रुपये पर पीस मिल रहा है, चेकिंग के लिए 2000 रुपीज़ मिल रहा है, थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग के लिए 1500 रुपये महीना मिल रहा है. तो ये इस तरह से उनका पर मंथ वेज है. The shirt in the United States. A number of shirts are on a display on the large clothes shop in the United States and are priced with the dollar of rupees 26, and that is each shirt sells for a $26 or around according to the Indian currency it is 1800. Use a diagram shown in the margin to fill in the blanks. Okay. जैसे देखिए, अब बेसिकली यहाँ पे एक शर्ट को शो किया गया है, कैसे परचेस किया गया था इसे. बेसिकली यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में 400 रुपीज़ खर्च किया गया है, स्टोरेज में 200, परचेजिंग में 300, प्रॉफिट निकालना है इसका 900. तो इस तरह से कुछ यहाँ पे बनाया है जिसके बारे में हम देखेंगे. द बिजनेस मैन परचेज अ शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर रुपीज़ 300 एंड देन ही स्पेंट 200 रुपीज़ फॉर एडवर्टाइजिंग द exported in Delhi for rupees percent, and then for storage, okay, and then he spent a rupees 400 for advertising in media and another 200 for the storage and display, all the charges, and thus the cost of this is 900, while he sells the shirt for 1800 rupees. His profit on his shirt will be 900 rupees, right? यानी 900 का वो सीधे सीधे प्रॉफिट कमा रहा है, सीधे सीधे उसको 1800 रुपये में बेच के. द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट रुपीज़ 300 पर पीस एंड द क्लोथ एंड द अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम रुपीज़ 100 per shirt. The worker wages cost another rupees of 25%, and the cost of the running his office came to the 25 rupees per shirt. Can you calculate the profit per shirt for the garment exporter? तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर शर्ट के हिसाब से उनके पास कितना ज़्यादा पैसे अर्न किया है उन्होंने. देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक परचेस कर रहे हैं 300 में, स्टोरेज के लिए 200 खर्च हो रहा है, एडवर्टाइजिंग के लिए 400 खर्च कर रहे हैं. बेसिकली कुल मिला के इनको क्या हो रहा है, 900 रुपये पड़ रहा है. यानी 400 प्लस 200 इट इज़ 600 एंड देन प्लस 300 इज़ 900. 900 की एक शर्ट पड़ी, लेकिन जब ये बेच रहे हैं तो उसे डायरेक्टली 1800 का बेच रहे हैं, यानी 900 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, वो उसमें से प्रॉफिट कमा रहे हैं. Who are the gainer in the market? So who are the gainer in the market? A chain of market links to the producer of cotton to the buyer at the
supermarket, buying and selling takes place at every step in the chain. Let us recall who were the people who were involved in this process of buying and selling. Did they all gain as much as equally? There were a people who made a profit in the market, and there were some who did not gain as much from this buying and selling. Despite their having told a very hard and easily, they earned little. Can you place them in a table shown here? अब देखिए बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ये निकालना है कि किसने मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, यानी एक बनाने वाले से लेके एक बेचने वाले तक के ने कितने पैसे कमाए और किसने सबसे ज़्यादा कम कमाए। तो देखिए जो लो लेवल पे जो थे, जो मज़दूर थे, जो काम कर रहे थे, जिसमें से पैसे निकाल रहे थे, उन्हें क्या है, कहीं ना कहीं सबसे कम अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, जबकि वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। मार्केट एंड इक्वालिटी। The foreign business person made a huge profit in the market. Compared to this, the garment exporter made only a moderate profit. On the other hand, the earning of the worker at the garment exporter factory are barely enough to cover their day-to-day needs. Similarly, we saw the small cotton farmer and the weaver at Erode, but in long hours of hard work, but they did not get a fair price in the market for what they produce. The merchant or trader are somewhere in between, and compared to the weaver, they have earned more, but it is still much less than the exporter. Thus, not everyone gains equally in the market. Democracy is also about getting a fair wage in the market, whether it is Kanta or Swapna. If families don't earn enough, how would they think of themselves as equal to others? अब बेसिकली देखिए मार्केट और इक्वालिटी की बात की गई, तो अगर हम बात करें जो लेबर हैं, जो वीवर्स हैं, उनसे लेके जो कि सेल कर रहे हैं, यानी जो मीडिएटर्स हैं उन और जो एक्सपोर्टर हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, जो बना रहा है वो उतना उस अपनी मेहनत के हिसाब से उसको उतना वेज नहीं मिल रहा है, उसके बाद जो बेच रहा है वो उनसे कम कमा रहा है, जो कि एक्सपोर्टर है। तो कहीं ना कहीं जो भी फेयर मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट है, वो इक्वली शेयर नहीं हो रहा है, सबका अपना अलग अलग शेयर हो रहा है। हमारी डेमोक्रेसी कहती है कि सबको कम से कम एक बराबर वेज मिलना चाहिए, जो उनका हक है, लेकिन क्या ये चीज़ हो पा रही है यहाँ पे? नहीं। जैसे कि स्टोरी बताई गई है कांता और स्वप्ना की, इनकी फैमिली क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा पा रही है क्या? नहीं, जितना भी है थोड़ा बहुत ही पैसे कमा रहे हैं, और उसमें ही ये क्या कर रहे हैं, अपने सेटिस्फाइड होने की, या हम कह सकते हैं अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मार्केट में जो रेट मिल रहा है इन सभी को, ये क्या मिल रहा है, अनइक्वली मिल रहा है, इक्वल नहीं है। तो वो कैसे अपने आप को समझेंगे कि वो इक्वल है टू अदर्स? On one hand, the market offers people opportunity for a work and to be able to sell things that they grow or produce. It could be the farmer selling a cotton or the weaver producing a cloth. On the other hand, it is usually the rich and the powerful. देखिए अभी यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि मार्केट जो है ये कई सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है, ताकि वो क्या करें, अपना सामान बेच सके, काम मिल रहा है उन्हें। ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन की चीज़ों को जो प्रोड्यूस कर रही हैं प्रोड्यूसर, उनको भी क्या कर रहा है, बेसिकली ग्रोथ कर रहा है, उनको भी इंक्रीज़ कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड क्या हो रहा है, लेकिन ये जो रिच और पावरफुल पीपल हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अर्निंग किसको मिल रही है, ये उन्हीं को मिल पा रही है। These are the people who have money and own the factories, the large shop, large land holdings, etc. The poor have to depend on the rich. अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हर एक पुअर को सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों पे डिपेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें, लार्ज शॉप्स, लार्ज होल्डिंग, etc. सारी चीज़ें कौन कर रहा है, यही लोग कर पा रहे हैं जो कि रिच हैं एंड पावरफुल हैं वेरियस थिंग्स में। दे हैव टू डिपेंड ऑन फॉर द लोन्स इन द केस ऑफ स्वप्ना, और स्मॉल फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग फॉर देयर गुड्स। अब देखिए इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोन्स के लिए और बाकी सारी चीज़ों को, जैसे स्वप्ना है और भी दूसरे फार्मर हैं, इनको रॉ मटेरियल की बाकी चीज़ों के लिए इन्हीं लोगों पे क्या होता है, डिपेंड होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस पुअर्स क्या हो रहे हैं, ये एक्सप्लॉयटेड हो रहे हैं मार्केट में। और यही सारी चीज़ें हैं जो इनको हमें ओवरकम करना है। तो जो कॉर्पोरेटिव है और प्रोड्यूसर इंश्योरिंग क्या कर रही है, एक लॉ बना रही है जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए कि किसे कितना वेज मिलना है, कितना नहीं मिलना है, या डेली वेजेस पे आप कितना देंगी, ताकि क्या हो, सभी को इक्वली उतना पैसा मिल सके और वो अपना परिवार अच्छे से चला सके। और इसी के लिए हम देखिए इन द लास्ट चैप्टर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, वी विल रीड अबाउट हाउ वन सच फिश वर्कर कॉर्पोरेटिव वॉज स्टार्टेड ऑन दी तावा रिवर। इसी तरह से हमने लास्ट चैप्टर में जो देखा था कि जो फिश वर्कर्स हैं वो कोऑपरेटिव किस तरह से थे और किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किए थे अपने काम को।
आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे।